नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल रॉयल स्टडी 2.0 में। साथियों, यहां पे आप लोगों को जो थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम जो थर्ड ग्रेड का यहां पे हुआ था साथियों, क्वेश्चन हमें आज मिल पाए, इसलिए हमने आज आप लोगों को जो है क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया साथियों यहां पे आज की इस वीडियो में। तो साथियों, चलिए बिना देर किए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आपको पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर पीडीएफ भी प्राप्त कर लेना है साथियों, क्योंकि हमने टेलीग्राम चैनल यहाँ पे बना लिया है साथियों। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक ज़रूर मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि रक्त संयोजन ऊतक है, तो यहाँ पे पेशी ऊतक कौन सा ऊतक होगा। तो यहाँ पे रक्त एक संयोजी ऊतक है, जबकि पेशी ऊतक मांसपेशियों को बनाता है और यह शरीर के अंगों और भागों को गति देने वाला ऊतक है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा, ये शरीर के अंगों और भागों को गति देने वाला ऊतक है। यहाँ पे बात कर ले रक्त संयोजी के बारे में कुछ, तो यहाँ पे आपका रक्त जो होता है एक तरल संयोजी ऊतक होता है। यह प्लाज्मा लाल रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट्स जिसे लिम्फोसाइट और ल्यूकोसाइट से ये मिलकर बना होता है। आपका कोशिकाएं प्लेटलेट्स कोशिकाएं जो होती हैं ये आपके लिम्फोसाइट और ल्यूकोसाइट से मिलकर बने होते हैं। रक्त का काम क्या होता है, तो ये कोशिकाओं को ऑक्सीजन और पोषक तत्व देना और अपशिष्ट निकालना इसका रक्त का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि पुरुष जननांग जो होता है वर्तिका वर्तिकाग्र ये सब किसके अंग होते हैं। तो ये आपके किसके अंग या तो किसके भाग होते हैं, तो वर्तिकाग्र और आपका वर्तिका स्त्री केसर के भाग होते हैं। यहाँ पे राइट आंसर आपका हुआ। और वर्तिकाग्र वह स्थान है जहाँ पर पराग जमा होता है, जो फिर पराग नली के में रूप में ये बनता है। तो आपका स्त्री केसर बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मस्तिष्क के किस भाग में सूचनाओं का प्राप्त होता है। तो आपके डेंड्राइट में ये आपका सूचनाओं का प्राप्त होता है। डेंड्राइट आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। डेंड्राइट की बात करें तो ये न्यूरॉन का हिस्सा होता है जो सूचना प्राप्त करता है, जबकि यह आच्छादित यहाँ पे न्यूरॉन का घटक होता है जो विद्युत आवेग के रूप में सूचना प्रसारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि कौन सी कोशिका अंग है जो दोहरी झिल्ली के द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होती है। तो इसकी बात करें तो नाभिक और आपका क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये दो ऐसी कोशिका अंग है जो दोहरी झिल्ली से घिरी होती हैं। तो यहाँ पे नाभिक और क्लोरोप्लास्ट जो होता है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अगर बात करें यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप से आया हुआ था। तो यहाँ पे 4,5 डिप्टर है और यहाँ पे 3,5 डिप्टर है। तो इसको संयुक्त रूप में जोड़ा जाए तो ये कितना होगा। इसकी बात करें तो यहाँ पे इसका जो होता है फार्मूला D1 और D2 होता है। तो यहाँ पे आपका इसको हम मान लेते हैं D1, इसको D2 दोनों को मान लेते हैं एक मोटे हिसाब से। तो यहाँ पे इसको जोड़ेंगे। यहाँ पे D1 हमारा कितना दिया है 4+5, तो इसको हम एडजस्ट करके 9 ही कर लेते हैं। 9 इससे जोड़ लेते हैं और ये 3+5 को हम यहाँ पे 8 जोड़ लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा लगभग 17। तो 17 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अवतल दर्पण में किसी वस्तु को फोकस एवं केंद्र के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो ये आपका वक्रता केंद्र पर बनेगा। ये आपका जाहिर सी बात है वक्रता पे बनेगा। वक्रता केंद्र आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो ये किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर फोकस के बीच में रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है वक्रता केंद्र के परे बनता है, मतलब वक्रता केंद्र के परे बनता है। या प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। तो यहाँ पे वक्रता केंद्र जो होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अवतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो ये आपको बता दें कि वास्तविक या आभासी हो सकता है। या आपका अवतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब अवतल दर्पण की बात करें तो इसमें बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक या आभासी हो सकता है, जबकि वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में होती है तो यह प्रतिबिंब आभासी सीधा और बड़ा हुआ बनता है। यह दर्पण के पीछे बनता है। आपको ध्यान में रखना है ताकि आपके एडजस्ट क्वेश्चन पूछ ले दोबारा तो आप लोग इसका आंसर आप लोग बहुत अच्छे से दे सकें।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित में से गोली दर्पण के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ये आपके ऑप्शन में दिया होगा, तो यदि उत्तल दर्पण दिया था तो राइट आंसर आपका यहाँ पे होगा। गोली दर्पण की बात करें तो वे दर्पण जिनका पार पर जो प्रवर्तक होता है, प्रवर्तक तक गोली होता है, और यहाँ पे उत्तल दर्पण जो होता है कॉन्वेक्स जिसे कहते हैं मिसर, कॉन्स्टेंट मिसर मतलब यहाँ पे मिसर मिरर मित्र दर्पण होता है। और जिस दर्पण का पारस्पर जो होता है प्रवर्तक तल बाहर की ओर तरफ उभरा रहता है, तो उभरा रहता है तो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। कुछ इस प्रकार से आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि विकसित भारत के लिए बजट में कितना लक्ष्य रखा गया है। तो लगभग 11.1 लाख करोड़ यहाँ पे विकसित भारत में इसका बजट रखा गया है। इसलिए रखा गया है कि सरकार के 11.1 लाख करोड़ रुपए के बजट लक्ष्य मतलब है कि इसकी वित्तीय वर्ष शेष अवधि में पूंजीगत व्यय में 23.9% की वृद्धि होनी चाहिए, और इस वित्त वर्ष में राज्यों को 1.5 लाख करोड़ रुपए की बढ़ी हुई पूंजीगत सहायता आंतरिक बजट के दौरान यहाँ पे घोषित की जानी चाहिए। तो यहाँ पे 1.3 लाख करोड़ रुपए से लगभग यहाँ पे लाभकारी होगा। ये सारे फैक्ट को ध्यान में रखना है आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आपका यहाँ पे न्यूमेरिकल एक आया था आपके फिजिक्स के कि आपका 2, 3, 6 ओम, ये तीनों ओम आपके यहाँ पे समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, और बैटरी की वोल्ट जो है आपका 10 वोल्ट है, V बराबर यानी 10 वोल्ट है, और आपका यहाँ पे R1 R2 दिया है, R3 ये तीनों दिए हैं आपके समांतर क्रम में जुड़े हैं, और इसकी धारा हमें यहाँ पे I मतलब यहाँ पे ज्ञात करना है। तो इसका फार्मूला ये होता है, जाहिर सी बात, पहले तो हमें यहाँ पे अपना R निकालना है, यानी कि ओम यहाँ पे निकालना है इसको। यहाँ पे 1/R इक्वल टू ये वाला फार्मूला यहाँ पे लगेगा, तो 1/R1 होता है और प्लस 1/R2 यहाँ पे होता है, प्लस 1/R3 यहाँ पे होता है। तो ये आपका फार्मूला हो गया। चलिए इसको हम कट करके अपना फिर से इसको करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फार्मूले पर रखेंगे 1/R इक्वल टू यहाँ पे R1 हमारा कितना दिया, तो R1 ये हमारा 2 दिया है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, प्लस करेंगे 1/R2 कितना दिया है, R2 हमारा 3 दिया तो 3 रखेंगे, प्लस 1/R3 हमारा क्या दिया है, तो यहाँ पे R3 हमारा 6 दिया है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें इनको जोड़ना है, तो यहाँ पे हमारा 3 यहाँ पे 2 3 5 और ये 6 11, यहाँ पे 3/11 यहाँ पे हमारा आंसर यहाँ पे ये आ गया है। तो इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, पॉइंट में आएगा, लेकिन हमें ऐसे ही रखना है यहाँ पे। तो ये हमारा R बराबर यहाँ पे 3/11 यहाँ पे आ गया। आपको ये ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 3/11 आपका यहाँ पे ये इधर लिखा हुआ है। अभी हमारा V दिया है, V बराबर 10 ओम, यहाँ पे 10 वोल्ट यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे एक सूत्र होता है, आपका फार्मूला होता है V बराबर यहाँ पे IR होता है, IR। तो यहाँ पे हमें धारा ज्ञात करना है, मतलब I ज्ञात करना है। तो हमें इस तरफ V के जगह पे I को लाना है, तो V के जगह पे हमें I लाना है, तो V के जगह पे पहले I लाते हैं, तो ये ऊपर चला जाएगा हमारा V, तो अपान में R आ जाएगा। तो ये आपका एक नया फार्मूला आविष्कार हो गया। तो इसी फार्मूले पे आपका जो है आंसर निकलेगा। तो इसको चलती हैं रखते हैं सारे, उसको कट करके हमें ध्यान में रखना है कि 3/11 हमारा R इक्वल टू आया था। तो यहाँ पे हम V बराबर यानी I बराबर V/R यहाँ पे रखते हैं। तो I हमारा कुछ नहीं दिया, इसको ज्ञात करना है। तो V बराबर हमारा 10 वोल्ट दिया है, तो इस पर 10 वोल्ट रखेंगे, और हमारा I बराबर 3/11 यहाँ पे दिया था। तो इसको हमें ऊपर ले जाना है। तो यहाँ पे आपका आ जाए, यहाँ पे आपका आएगा 10 × 3 और अपान में आपका 11 आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको 30/11 आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है साथियों। 30/11 आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि कौन सी धातु भाप के साथ जो अभिक्रिया करता है लेकिन गर्म जल एवं ठंडे जल के साथ यह अभिक्रिया नहीं करता है। तो आपका ये धातुएं हैं, लोहा जो होता है आपके, ये आपका राइट आंसर होगा, एल्युमिनियम होगा और आपका जस्ता होगा। ये सभी आपके जो हैं ये ठंडे जल के साथ क्रिया नहीं करते हैं।
तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में किसी हो एक का होना अनिवार्य था। आपका लोहा था तो लोहा यहाँ पे राइट आंसर, एल्युमिनियम था एल्युमिनियम होगा, जस्ता था तो जस्ता होगा। इसके बारे में जान लेते हैं। यदि पानी के साथ इसे प्रक्रिया नहीं करती है तो ये, लेकिन इसके भाप के साथ जो अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड के हाइड्रोजन बनाती है, तो यह आपका भाप के साथ ये तीनों धातुएं जो होती हैं ये आपका अभिक्रिया करेंगी। यदि दोबारा पूछ ले भाप के साथ कौन कौन सी धातुएं हैं जो अभिक्रिया करती हैं, तो आपका लोहा, एल्युमिनियम और जस्ता ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इसकी प्रक्रिया की बात कर लें तो यहाँ पे लोहे की प्रक्रिया भी जान लेते हैं कि ये लोहा, आपका लोहा का जो होता है रासायनिक फार्मूला या Fe के नाम से जाना जाता है। इसकी प्रतिक्रिया की बात कर ले लोहे की, ठंडे और गर्म पानी के साथ इसे प्रक्रिया नहीं करती है, लेकिन यह भाप के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है ये लोहा। और आप आ जाते हैं इधर, इसकी प्रतिक्रिया आपके एल्यूमिनियम की प्रतिक्रिया क्या होती है कि ये ठंडे और गर्म पानी के साथ प्रक्रिया नहीं करता, वैसा ही ये भी है तीनों आपके धातुएं ये, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके ये ऑक्साइड हाइड्रोजन बनाता है। तो इसी प्रकार से आपका जस्ता की भी अभिक्रिया हो गई। जस्ता जो है ठंडे पानी में ये भी अपना प्रतिक्रिया नहीं करता, लेकिन ये भाप के साथ आपका ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन ये बनाता है। तो ये आपके सारे फैक्ट को ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि यहाँ पे कौन सी ऑक्सीकरण जो होती है अभिक्रिया है, तो आपका रेडॉक्स अभिक्रिया जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है आपका राइट आंसर रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। यहाँ पे इसके बारे में बात कर लें तो ज़्यादातर समय जो ऑक्सीकरण और अपचयन का एक साथ होता है और ऐसे अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया का जो उदाहरण है हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच की अभिक्रिया में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण होता है और फ्लोरीन अपचयन हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि तत्वों का सर्च पार्टिकुलर क्या होता है। ये सही से हमें क्वेश्चन नहीं मिल पाया, इसलिए आप लोग कमेंट के माध्यम से इन क्वेश्चनों का सही से आप लोग क्वेश्चन हमें भेजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया था कि पैरा ओलंपिक में दो स्वर्ण पदक जीतने वाली जो प्रथम महिला थी वो कौन थी। तो अन्वी लेखरा जो थी आपकी प्रथम महिला थी, अन्वी लेखरा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पैरा ओलंपिक में इन्होंने 2 स्वर्ण पदक को जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ये पेरिस 2024 में इन्होंने पैरा ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग SH1 जो स्पर्धा में आणवी स्वर्ण ने पदक जीता था, और इस जीत के साथ आणवी पैरा ओलंपिक में इन्होंने इतिहास में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला का खिताब इन्होंने अपने नाम किया था। आणवी जो फाइनल में अपना 249.7 का स्कोर इन्होंने बनाकर नया पैरा ओलंपिक रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था। और इनके बारे में बात कर लें तो इनको जो है यहाँ पे इसके पहले टोक्यो में 2020 में इन्हें अपने पैरा ओलंपिक डेब्यू के आणवी जो है 249 पॉइंट आपका 6 का यहाँ पे इन्होंने स्कोर बनाया था। तो 2020 में इन्होंने 249.6 का इन्होंने स्कोर बनाया था। ये सभी फैक्ट को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि वर्तमान में ICC SBI का कनाडा बैंक MTD एवं ECO को कौन है, ECO कौन है। तो यहाँ पे आपके श्री दिनेश कुमार खारा आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि ECO यही है। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष आपके दिनेश कुमार खारा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण की प्रकृति कैसी होती है। तो अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण की प्रकृति जो होती है वो आपका अलग अलग होता है। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण की प्रकृति आपकी अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 20, 30, 40 का चतुर्थांक अनुपात यहाँ पे क्या होगा। तो इसका अनुपात जो होगा 4 होगा, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यिका दिया हुआ था और यहाँ पे आपको माध्य ज्ञात करना था, तो इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। तो यहाँ पे सही से क्वेश्चन नहीं मिल पाया, लेकिन यहाँ पे हम कुछ बताएंगे आपको ज़रूर। तो जब माध्यिका दी गई हो तो माध्य ज्ञात करने के लिए आपको माध्य को यहाँ पे माध्यिका से विचलन योग को डेटा बिंदुओं की संख्या से विभाजित करके आपको यहाँ पे अपना आंसर निकाल लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था कि आपका ITQ पर जो आपका यहाँ पे एक दिया था, ये फिजिक्स का है या साथियों, ITQ यहाँ पे ITQ
ITQ ये आपका दिया था, और यहाँ पे आपको समय जो है और धारा क्या होगी ये पूछा था। तो ITQ दिया था, तो ITQ क्या दिया था आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा यहाँ पे। और इसका फार्मूला जो होता है यहाँ पे, अगर आपको धारा ज्ञात करना था और समय, तो यहाँ पे T बराबर आपका समय होता है, I बराबर आपका धारा होता है, Q बराबर आपका कूलम्ब यानी आवेश होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और हमें यहाँ पे कोई संख्या नहीं मिल पाया, इसलिए ये आपका Q बराबर IT यहाँ पे हो जाएगा। Q बराबर IT ये फार्मूला मेरे ख्याल से बनेगा, आपके ऑप्शन में होना अनिवार्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि प्राकृतिक में कौन सा तत्व मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में सोना और प्लेटिनम जैसी ये धातुएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसी एक जीव में विखंडन द्वारा प्रजनन कैसे, और वह जीव कौन सा है। तो यहाँ पे अमीबा में जो होता है, जो आपका विखंडन, यहाँ प्रजनन विखंडन होता है अमीबा में, और ये अमीबा आपका राइट आंसर होगा। इसमें प्लानेरिया जो होता है स्पाइनल रोग, सॉरी दोस्तों, रोगाइरा जो होता है यहाँ पे स्पंज, जिसे एको एर जो कहते हैं प्लेटफॉर्म, कुछ जो एनेलिड जो होता है कीटे और समुद्री सितारे जैसे कई जीव विखंडन द्वारा प्रजनन करते हैं। आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट जो आंसर होगा वो अमीबा हो जाएगा। अमीबा के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो अमीबा एक कोशीय जो जीव है, जो आपका द्विविखंडन या इसके द्वारा प्रजनन करता है। इस प्रक्रिया में अमीबा की कोशिका समसूत्री विभाजन के जरिए अपने आनुवांशिकी पदार्थ की प्रकृति बनाती है, और फिर दो समान आकार की संतति कोशिकाओं में ये बंट जाती है अमीबा। तो अमीबा के बारे में आप लोगों को काफ़ी कुछ पता हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये पूछा गया था कि आपके परमाणु द्रव्यमान को किस चीज़ में नापा जाता है। तो परमाणु द्रव्यमान को आपको मासा जो स्पेक्ट्रोमेट्री जो होता है इसमें मापा जाता है। और ये परमाणु और आपके अणुओं के द्रव्यमान को मासा स्पेक्ट्रोमेट्रिक जो होता है इसके द्वारा मापा जाता है। और मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक में एक ऐसी तकनीकी का जो आयन होता है, इस द्रव्यमान से आवेश अनुपात जो होता है यानी MQ जो होता है आपका यहाँ पे इसको मापती है। इसके लिए आवश्यकता यह है कि मापे जाने वाले सभी अणुओं और परमाणुओं को आयनित हो, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं। तो हाइड्रोजन के आपके बात कर लें तो यहाँ पे 1 2 3 यानी कि 3 जो समस्थानिक है आपके हाइड्रोजन के हैं। तो आपको ध्यान में रखना है परमाणु भाव आपका हाइड्रोजन का 1, 2, 3, ये 1 2 3 आपके परमाणु भार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो आपको V=IR दिया था, तो V=IR आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। RI, सॉरी दोस्तों, RI। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये आया था कि पौधों में जल किस प्रक्रिया के द्वारा ऊपर होता है। तो पौधे में आपको बता दें कि जाइलम नामक ऊतक के जरिए ये जो है आपका जल जो है पौधों तक ऊपर पहुंचाया जाता है। तो जाइलम आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जाइलम के बारे में हम कुछ जान लेते हैं यहाँ पे पौधों से रिलेटेड। तो पौधे की जड़ें में जो मौजूद होता है जड़, जिसे बाल मिट्टी से पानी को अवशोषित करके ये इस अवशोषित पानी में पौधे के विकास के लिए जरूरी खनिज और आपके लवण भी घुले रहते हैं, आपको ध्यान में रखना है। और जाइलम की बात करें तो जाइलम जो होता है ऊतक यो नालिकाओं के आकार का होता है, और यह इसका जल जो पूरे पेड़ में फैलता है। ये जाइलम ऊतकों में जल का परिवहन एक दिशा में होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि एक ये क्वेश्चन आया था कि आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है तो वाष्पोत्सर्जन क्यों बढ़ जाता है, ये आया था। तो वाष्पोत्सर्जन वह क्रिया है जिसके द्वारा पौधे का अतिरिक्त पानी वाष्प के रूप में जो वातावरण में बहकर निकल जाता है। पौधों के वाष्पोत्सर्जन महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे ये आपका राइट आंसर होगा कि यह जड़ों से पौधों के विभिन्न भागों तक पानी के परिवहन में मदद करता है। तो यहाँ पे कुछ मैथ के क्वेश्चन यहाँ पे आए थे साथियों। यहाँ पे मैथ के आपके कौन कौन के टॉपिक से आए थे ये आपको बता दें।
यहाँ पे मैथ के आपके आए थे बीजगणित से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपके बीजगणित से आए थे। लाभ और हानि से आपके यहाँ पे 2 क्वेश्चन आए हुए थे। जिस प्रकार से कल आपके क्वेश्चन आए थे उसी प्रकार से जो आपके यहाँ पे थर्ड शिफ्ट में कल के डेट में आया हुआ था। कल जो आपका फर्स्ट शिफ्ट में आया था जिस प्रकार से क्वेश्चन, उसी प्रकार से सेकंड शिफ्ट में लगातार आपके टॉपिक वाइज यहाँ पे उतने ही क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। सरलीकरण से बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन सरलीकरण से आए हुए थे और यहाँ पे साधारण ब्याज से 2 क्वेश्चन आए थे आपके, और आपके यहाँ पे समय कार्य से 2 क्वेश्चन, पाइप टंकी से 3 क्वेश्चन आए थे, अनुपात से भी 3 क्वेश्चन, आपके प्रतिशत से 2 क्वेश्चन और मापन से 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए थे साथियों। और बात कर ले रीजनिंग में किस किस टॉपिक से आए थे, तो रीजनिंग में हमें 2 ही टॉपिक मिले थे साथियों। सेटिंग अवस्था से 3 क्वेश्चन आए हुए थे और आपके वर्णमाला से 2 से 3 यहाँ पे भी क्वेश्चन आए हुए थे। बात कर ले साइंस में, आपको बता दें साइंस में जितना भी क्वेश्चन मिला हमने आप लोगों को करवा दिया। यहाँ पे आपके साइंस से बात कर लें तो साइंस में आपका लगभग बायोलॉजी से 20 से 22 ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिस प्रकार से फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। फिजिक्स के 17 क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए थे साथियों, 15-17 क्वेश्चन। और आपके यहाँ पे केमिस्ट्री से जो है 4 से 5 ही क्वेश्चन देखने को मिले हैं। आपके जो है यहाँ पे जो प्लांट किंगडम, अमीबा, बिजली, गति, ये सभी टॉपिक से आपके फिजिक्स में और आपके बायोलॉजी में लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आई होप साथियों यहाँ पे आप लोगों को बता दें कि हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जाकर आपको वहीं पे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे पल पल की अपडेट आप लोगों को वहाँ पे मिलती रहेगी। किसी भी जॉब की हो, यहाँ पे आपको PDF वगैरह सब चीज़ वहाँ पे प्रोवाइड होगा। आप लोग जाकर ज्वाइन ज़रूर से कर लीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे इस टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने एक्स्ट्रा, मतलब कि आप लोगों को आज की डेट में हमने आप लोगों को 40+10 क्वेश्चनों का देने का वादा किया है साथियों। यहाँ पे 40 क्वेश्चन जो आपके होंगे वो साइंस से रिलेटेड होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सभी से होंगे। और आपके 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से होंगे क्वेश्चन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।